अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं समा डिजिटल। नाजरीन, आज हमारा जो पॉडकास्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज आज हम कुछ टेक्निकल बातें करने लगे हैं, कुछ ऐसी बातें जो शायद फर्स्ट टाइम आपको समझ में ना आए, बट वी विल ट्राई कि हम उसको बहुत ईजी करके आपके सामने रखें। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इन फ्यूचर एक छोटा सा इन्फेक्शन अगर होता है तो क्या उसका इलाज मुमकिन है, नहीं है। एंटीबायोटिक्स का नाम हम सब ने सुना है और ये हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है। क्या इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है, नहीं है? बाहर की दुनिया में इस वक़्त क्या सिचुएशन है और पाकिस्तान इसको कैसे फ़ेस कर रहा है? बिकॉज़ मेरे जैसे लोग तो आई थिंक हर 2-4 दिन के बाद एक आध एंटीबायोटिक ले ही लेते हैं। तो इस तमाम चीज़ के ऊपर हमने आज एक रिसर्च स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी ऑक्सफोर्ड में बहुत अहम तहकीक के ऊपर काम भी कर रहे हैं, जाबिर अली। उनसे हम जानेंगे कि उनका एक तो जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ और अभी वो क्या कर रहे हैं एंड उनके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, व्हाट आर देयर प्लान्स। सो बहुत शुक्रिया जाबिर, आज आपने हमें स्पेशली टाइम दिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। हमें ये बताएं कि आप इस वक्त ऑक्सफोर्ड में एक जदीद और अहम तहकीक कर रहे हैं और हमें यही पता चला है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत एक छोटे गांव से है। तो आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, आपका ताल्लुक कहाँ से है, पाकिस्तान के कौन से गांव से है और एक रिसर्च स्टूडेंट तक की जर्नी, ऑक्सफोर्ड के रिसर्च स्टूडेंट तक कैसे आपका गया? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरा ताल्लुक ज़िला जंग के एक गांव कुंडल खोखरा से है। और हीर रांझा वाला जंग? जी, हीर रांझा ओके, वाला ठीक। जंग। उसमें एक छोटा सा गांव है कुंडल खोखरा। और मैंने अपनी एजुकेशन जो है गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की, वही गांव के गवर्नमेंट स्कूल से। और फिर मैंने अपना इंटरमीडिएट भी लिया से किया, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज था। उसके बाद मैंने अपना जो है बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी एंड एमफिल दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से किए और अभी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में मैं पीएचडी कर रहा हूँ। जबरदस्त। सो हाउ वाज योर जर्नी एक गांव से निकलकर ऑक्सफोर्ड तक जाने का? आई एम श्योर आपको बहुत सारी मुश्किलात भी देखनी पड़ी होंगी। कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप अपने इस जर्नी को? जो सबसे पहली मुश्किल है, जब मैं बड़ा हो रहा था तो उस वक्त हमारे गांव में मास्टर स्लेव सिस्टम एग्जिस्ट करता था। और जो मास्टर्स होते थे वो अप्रिशिएट नहीं करते थे कि उनके ग़ुलामों के बच्चे जो हैं वो एजुकेशन की तरफ जाएं। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मेरे पेरेंट्स ने ये चांस लिया और उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं हर सूरत में पढूं। और वहाँ से जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर गवर्नमेंट स्कूल में गया, तो फर्स्ट डे जो मेरा स्कूल का था उसकी थोड़ी सी मोमेंट्स मुझे याद हैं। अच्छा। कि मेरी अम्मी ने मुझे हाथ से सिला हुआ बस्ता दिया और मेरे पाँव में जूते नहीं थे और मैं भागता जा रहा हूँ स्कूल की तरफ, और उस बैग में एक बुकलेट था जिसको उर्दू का कायदा कहते हैं। और वहाँ से मैंने अपना वो जर्नी स्टार्ट किया। देन वहीं गवर्नमेंट स्कूल में, हमारे स्कूल में सिर्फ एक टीचर हुआ करते थे जो कि हर सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। उसमें चाहे रियाजी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे बाकी साइंस के सब्जेक्ट हों, सब कुछ एक ही टीचर पढ़ा रहा है। तो जब छठी क्लास में मैं गया तो उस वक़्त पहली दफ़ा मैंने वर्ड बैक्टीरिया साइंस की किताब में पढ़ा। तो फिर मैंने सोचा, जब बैक्टीरिया का वर्ड पढ़ा, कि इतना छोटा ऑर्गेनिज्म किस तरह से बाकी बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे इंसान हैं, जानवर हैं, उनको डिजीज़ करता है या फिर इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मुझे ना इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना है। जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती गई, मैं जब मैट्रिक में गया तो फिर मुझे वहाँ पे लगा कि मुझे मेडिकल डॉक्टर बनना चाहिए। अच्छा। क्यों मेडिकल डॉक्टर बनना चाहिए? क्योंकि हमारे गांव में कोई भी हॉस्पिटल नहीं था, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं था और लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता था। जब कोई बीमार हो जाता था ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा दूर ट्रैवल करना पड़ता था। इवन डिलीवरी केसेस में बहुत सी डेथ्स हो जाती थी। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं डॉक्टर बनूँगा और मैं अपने गाँव के लोगों के लिए ना यहीं एक क्लिनिक बनाऊँगा और इन्हीं को सर्व करूँगा। तो देन जब मैं इंटरमीडिएट में गया तो उस वक़्त अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर को हेपेटाइटिस सी हो गया। जब उनको हेपेटाइटिस सी हुआ तो क्योंकि मैं घर का बड़ा बच्चा था तो फिर मुझे उनकी टेक केयर करनी पड़ी और सारी फाइनेंसेस घर की वही वाले सब करते थे और मुझे वो भी देखना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली कि मेरा इंटरमीडिएट वाले 2 इयर्स जो थे ना वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे और मेरा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ। फिर मैंने एक और ट्राई दी, मैंने इम्प्रूव किया 1 साल और एफएससी को मैंने, क्योंकि मुझे मेरा ड्रीम था कि मैं एमबीबीएस करूंगा, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। तो लेकिन आपके, आई एम श्योर आपके नंबर फिर भी अच्छे ही होंगे। जी जी, अच्छे नंबर थे। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में सोचा कि मैं अप्लाई करूँगा, वहाँ पे मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ूंगा। ओके। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में अप्लाई किया, मेरा एडमिशन हो गया। मैं
जब एडमिशन हुआ तो उस वक़्त क्योंकि वालिद की इलनेसेस थी और वो फ़ाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ठीक नहीं थी, तो मेरी अम्मी ने ना अपना एक ज्वेलरी का पीस बेचा था मेरी फ़र्स्ट फ़ीस देने के लिए, यूनिवर्सिटी की जो फ़र्स्ट फ़ीस थी। तो जब मैं वो पैसे लेके यूनिवर्सिटी के गेट से एंटर हुआ था तो मुझे बहुत इमोशनल था मैं, क्योंकि मेरे ऊपर एक बर्डन था कि मैंने अम्मी का आई एक अंडरस्टैंड। ज्वेलरी का पीस सेल किया है। और मैं यही सोचता जा रहा था, मुझे वो मोमेंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली याद हैं यूनिवर्सिटी के रोड पे कि मैं यहाँ से कुछ बनूंगा, मैं इम्पैक्ट क्रिएट करूंगा। तो फिर मैंने शुरू किया यूनिवर्सिटी में पढ़ना। पहले दिन से ही मैं बहुत फोकस्ड था, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। और वहीं यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में बैचलर्स कर रहा था 4 ईयर, तो उसके सेकंड ईयर में ना मुझे पता लगा कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी कोई चीज़ होती है, कोई फील्ड है। और ये बहुत बड़ा इशू है, हेल्थ क्राइसिस हो जाएगा अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सस्टेन करी और अगर इसके सॉल्यूशंस ना आए। तो फिर मैंने सोचा कि ओके, मैं एमबीबीएस क्यों करना चाहता था। तो मेरे माइंड ने मुझे कहा कि मैं एमबीबीएस इसलिए करना चाहता था कि मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के फील्ड में जाके मैं एमबीबीएस से भी अच्छा काम कर सकता हूँ और मैं नए ड्रग्स बना सकता हूँ और मैं ग्लोबल ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकता हूँ। जबरदस्त। तो दैट्स हाउ योर जर्नी जी स्टार्टेड। जी जी बिल्कुल। अच्छा, हमें ये बताएं कि अभी जैसे आपने डिस्कस किया, तो रिसर्च करने की तरफ, खासकर एएमआर में रिसर्च करने की तरफ किस तरह से आपको दिलचस्पी पैदा हुई कि नहीं यार, मैं फोकस शुड बी ऑन द रिसर्च थिंग? जी, क्योंकि जब मैं अंडरग्रेड कर रहा था तो मैंने देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा इशू है। तो मैंने एक कोर्स लिया था टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क से। तो वो एक ऑनलाइन कोर्स था। जब मैंने वो कोर्स लिया तो मुझे लगा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है और इसमें तो काफ़ी ज़्यादा जीनोमिक्स इन्वॉल्व है, जीन्स होते हैं, उसमें वो इवॉल्व करता है बैक्टीरिया, नए जीन्स उनमें शफल करता है और फिर वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। तो वहाँ से मैंने सोचा कि इसे मुझे मज़ीद एक्सप्लोर करना है। तो फिर मैंने रिसर्च पब्लिकेशन से जितनी भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे आती थी मैं उनको पढ़ता था प्रॉपरली और साथ साथ मैं साइंटिफिक राइटिंग को सीखना शुरू हो गया और मुख्तलिफ डोमेन्स में रिव्यू आर्टिकल्स लिखने, लोगों से सीखना जो सीनियर्स थे। और इवेंचुअली जब मेरा बैचलर एंड हुआ तो फिर मैंने अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में एमफिल इन माइक्रोबायोलॉजी में अप्लाई किया। क्योंकि वहाँ पे हमारे एक सुपरवाइज़र थे डॉक्टर मशकूर मोहसिन गिलानी, और वो यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स की मोटिवेशन थे और वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे काम करते थे। तो मैंने ये प्लान किया कि मुझे डॉक्टर मशकूर की लैब में जाना है और अगर मैं उस लैब में चला गया तो ये ड्रीम मेरा पूरा हो सकता है। तो इवेंचुअली फिर मैं यूनिवर्सिटी में एमफिल में एडमिशन मिला मुझे। मैं डॉक्टर मशकूर मोहसिन की लैब में गया। उन्होंने मुझे पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया और उनकी एक कोलैबोरेशन चल रही थी फ्लेमिंग फंड के साथ। तो उन्होंने मुझे फ्लेमिंग फंड में एक प्रोजेक्ट था, एंटी माइक्रोबियल यूज़ कैलकुलेट कर रहे थे हम वेटरनरी सेक्टर में, उस पे लगा दिया हमें। वहाँ से हमारा एक पेपर भी आया। फिर उसके बाद हमने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया जो कि मेरे मास्टर का थीसिस था। तो हमने ये फाइंडिंग्स दी कि पाकिस्तान में वेटरनरी सेक्टर में एंटीबायोटिक्स क्यों ज़्यादा यूज होते हैं, उसके इस पर तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी फॉर मी एंड फॉर ऑडियंस, AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, करेक्ट मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ये है क्या और ये कितना अहम है? आप इसके बारे में क्या डिटेल्स शेयर करेंगे? जी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है इसको बैक्टीरिया की एक एबिलिटी है। जो बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शन करता है बॉडी में या डिजीज़ करता है, वो सीख लेता है कि मुझे एंटीबायोटिक्स की मौजूदगी में किस तरह से सर्वाइव करना है। तो ये बैक्टीरिया की एबिलिटी है जो कि वो इम्प्रॉपर जब एंटीबायोटिक यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ हो जाए या कम यूज़ हो जाए या कोर्स पूरा ना हो, तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया को चांस मिलता है वो अपना जो उसका DNA होता है उसमें कुछ चेंजेस लेके आता है और उन चेंजेस के ज़रिए से वो सीखता है कि मुझे किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट कैसे सर्वाइव करना है। तो इसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटीमाइक्रोबियल यानी कि आम डेली बेसिस पर हम जो नॉर्मली एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं तो ये सीख जाता है कि उस बॉडी के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ली जा रही है वहाँ पर कैसे प्ले करना है। जी जी बिल्कुल। तो ये डेंजरस नहीं है? जी बिल्कुल डेंजरस है और इसी वजह से WHO ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को अपने टॉप 10 जो हेल्थ को चैलेंजेस हैं उनमें रखा हुआ है।
क्योंकि हम तो अपने आप को क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बट इट कैन ऑल्सो कॉज हार्म। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर Okay. इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक लिया गया तो मुझे बताएं कि इंटरनेशनल लेवल पर कितना इस इशू को देखा जाता है या टेकअप किया जाता है, जैसे भी अभी WHO की रिसर्च का भी जिक्र किया तो। जी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे एंटीबायोटिक्स पे फोकस है, क्योंकि रीसेंट रिसर्चेस ये कह रही हैं कि हम ग्रेजुअली ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो एक साइलेंट पैंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। और हम प्री एंटीबायोटिक ईरा की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हम प्रॉपरली फोकस करके स्टडी नहीं करेंगे और एंटीबायोटिक का यूज़ रेगुलाइज नहीं करेंगे तो सिंपल इन्फेक्शन से भी लोग मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो हार्डर टू ट्रीट हो जाएगा और कैंसर से भी ज़्यादा लोग मरेंगे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से फ्यूचर में जाके। ये तो आपने बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बता दी। पाकिस्तान में तो आई थिंक हर दूसरे घर में हर दूसरा बंदा एंटीबायोटिक्स बहुत नॉर्मली ले रहा होता है। तो पाकिस्तान में आप कितना खतरनाक समझते हैं इसको? पाकिस्तान में ये क्योंकि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और इसका हेल्थ सेक्टर वैसा नहीं है जैसा कि बाकी डेवलप्ड कंट्रीज का हेल्थ सेक्टर है, तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो कि हमारी फाइंडिंग्स हैं हमारे पेपर्स में, वेटरनरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ होता है, जो कि 9 टाइम्स ज़्यादा है पोल्ट्री में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और फिर वही मीट हम चिकन हम खा रहे होते हैं। तो इस तरह से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है एनिमल्स में, पोल्ट्री पार्ट्स में, और फिर इवेंचुअली वो ह्यूमंस में आ सकता है। और ह्यूमंस में भी बहुत इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज़ होता है, क्योंकि हम फ्लू में भी परेशान कर दिए। मैं तो हर 2 दिन बाद वैसे ले लेती हूँ। जी फ्लू में भी एंटीबायोटिक लोग ले लेते हैं। उनको लगता है कि फ्लू में एंटीबायोटिक लेना चाहिए, जो कि मैल प्रैक्टिस है, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है और इसे सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज होना चाहिए। बाकी इसका कोई मेरे ख्याल से अगर हमें लेते भी हैं तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होता बॉडी के अंदर। जी 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 नहीं कर अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो आपकी रिसर्च क्या कहती है, कितने पाकिस्तानी, कितनी परसेंटेज में हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर ये हम कर रहे हैं तो इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है? जी इसको सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स जो है ओवर द काउंटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक नहीं मिलती। और पाकिस्तान में तो ऐसे होता है कि कोई भी बंदा किसी भी फार्मेसी से जाके एंटीबायोटिक ले ले और वो खुद ही एंटीबायोटिक खा लेता है। तो बाकी दुनिया में ऐसे नहीं होता। इसको रेगुलराइज जी उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है और उसका प्रॉपर बताया जाता है कि ये एंटीबायोटिक इतने डोजेज आपने लेनी है और इतने दिनों के लिए आपने लेनी है। तो उसमें ये पाकिस्तान में सबसे पहली तो ये चीज़ होनी चाहिए कि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स नहीं अवेलेबल होनी चाहिए और प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से एंटीबायोटिक यूज़ हो और वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ हो। और दूसरा, वेटरनरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा रेगुलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वेटरनरी सेक्टर में ख़ास तौर पर रूरल एरियाज़ में जो वेटरनरी ड्रग स्टोर ऑनर्स होते हैं वही कंसल्टेंट्स के तौर पर मेजॉरिटी काम कर रहे हैं और वो जस्ट एंटीबायोटिक्स रैंडमली यूज़ होती हैं और उनमें ह्यूमन एंटीबायोटिक्स। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है, मुझे नहीं पता कि मैं जो बात करने लगी हूँ ये कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मली डॉक्टर्स भी हमें लिख के दे देते हैं। जी डॉक्टर्स जो एंटीबायोटिक जब लिखता है, जो प्रॉपर कंसल्टेंट डॉक्टर होता है, वो उसी सूरत में लगता है जब एंटीबायोटिक चाहिए होता है। नहीं, फ्लू होता है तब भी वो लिख देते हैं 1-2 एंटीबायोटिक्स नॉर्मली। अगर फ्लू में डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख रहा है तो वो मैल प्रैक्टिस है, क्योंकि फ्लू में एंटीबायोटिक नहीं यूज हो सकता। फ्लू मेजॉरिटी ऑफ फ्लू वायरल होते हैं, तो वायरस का ऑब्वियसली एंटीडोट बैक्टीरियल मेडिसिन तो नहीं हो सकती। जी एग्जैक्टली। तो ये मेरे ख्याल से लोगों को समझना चाहिए कि दिस इज अ मैल प्रैक्टिस, उसको हमें रोकना चाहिए। और जिस तरह से आपने एक बीच में बात की वो मेरे लिए बड़ी एक अलार्मिंग थी कि एक टाइम ऐसा भी आ सकता है इन फ्यूचर में कि नॉर्मल इन्फेक्शंस भी फिर एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होंगे। जी अभी भी टाइफाइड जो है उसका जो बैक्टीरिया है उसकी कुछ स्ट्रेन्स ऐसी हैं कि जो कि अभी भी बहुत से एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है और वो सिर्फ लास्ट रिजल्ट एंटीबायोटिक से आप ट्रीट करते हो। तो वो हम उस तरफ जा रहे हैं। अगर एंटीबायोटिक के यूज़ को रेगुलराइज ना किया गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को प्रॉपरली स्टडी ना किया गया, स्टेप्स ना लिए गए, तो ये बहुत बड़ा थ्रेट होगा, ख़ास तौर पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। अच्छा, हमें फिर ये बताएं कि जो आपने जो तहकीक की, आपकी जो रिसर्च थी, उसका पाकिस्तान के नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR उससे किस हद तक मुताबिकत रखता है? जी जो हमारी पहली रिसर्च थी एंटीबायोटिक यूज़ कैलकुलेशन की, हम ये चाह रहे थे कि हमारे पास डाटा है कि एटलीस्ट वेटरनरी सेक्टर में कितना एंटीबायोटिक यूज़ होता है।
और फिर उसके रीजंस क्या हैं, ताकि नेशनल एक्शन प्लान उससे So फैसिलिटेट what हो। were the outcomes? तो आउटकम्स में जो एंटीबायोटिक यूज था वेटरनरी में, मैंने पहले भी आपको बताया, पोल्ट्री में वो बहुत ज़्यादा था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 9% ज़्यादा था, 9 टाइम्स पोल्ट्री में पाकिस्तान में एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ हो रहा था। और इसी तरह से ह्यूमन मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी, जो कि ह्यूमंस के लिए जैसे क्रिटिकल पैराडोल हम यूं ले लेते हैं, जी, पैनाडोल एंटीबायोटिक नहीं है वो, लेकिन वैसे आपने कहा नॉर्मली मेडिसिन हम जी नॉर्मल जी ले जी लेते हैं, जी 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 आई थिंक विच इज आल्सो डेंजरस। जी जी। तो उसके बाद जो दूसरी हमारी स्टडी थी कि क्यों एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उसमें भी बहुत शॉकिंग अलार्मिंग हमने देखा, क्योंकि हमारी जो स्टडी एरिया था वो जंग था, हमने जंग लिया स्टडी एरिया के तौर पे, ओके क्योंकि उसमें कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है और वो रेप्लिकेबल है रेस्ट ऑफ द साउथ पंजाब। तो हम ये चाह रहे थे कि हमें बेसिक जो पुराने एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें देखना है कि एंटीबायोटिक कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो हमने वेटरनरी ड्रग स्टोर्स को विज़िट किया और उनसे हमने ये पूछा कि उनकी नॉलेज क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में, उनका एटीट्यूड क्या है, रवैया क्या है एंटीबायोटिक यूसेज पे, और प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो हमें वहाँ से पता लगा कि ऑलमोस्ट 25% लोगों के पास जो कि ड्रग स्टोर ऑनर्स थे लाइसेंस नहीं था। वो लाइसेंस किसी और का था, लेकिन वहाँ जो बंदा बैठता था वो कोई आजकल ये और भी था। तो बहुत ट्रेंड चल रहा है ना, डॉक्टर कोई और है, उसको नहीं पता, उसने लाइसेंस ले लेकिन चला कोई और रहा है। जी, तो जब फार्मर विजिट करता है तो वो उसी ड्रग स्टोर को विजिट करता था और वो जो आगे बैठा हुआ बंदा होता था वही उसको प्रिस्क्रिप्शन दे देता था, क्योंकि उस बंदे ने जो मेन वेटनेरियन होता है जिसके नाम पे लाइसेंस होगा, उसके साथ 2-3 साल की प्रैक्टिस की होती है, उसके पास कोई डिग्री नहीं होती, उसको हम क्वेक्स कहते हैं मेडिकल टेक्निकल टर्म में, तो वही प्रिस्क्रिप्शन दे देता था। उसके बाद ऑलमोस्ट 90% ड्रग स्टोर्स में कोई डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं थी। और इसी तरह वही लोग फिर एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न था कि जो हमें पता लगा हमारी पिछली रिसर्च में कि एंटीबायोटिक एक्सेसिव यूज़ होता है पोल्ट्री में। तो ये फाइंडिंग्स बता रही थी कि ये रीज़न था जिस वजह से एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ताकि फार्मर्स हो गए, वेटनेरियंस हो गए, और वेटनरी ड्रग स्टोर ऑनर्स हो गए। ऑलमोस्ट 60% वेटनरी ड्रग स्टोर ऑनर्स को ये पता ही नहीं था कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। और स्ट्रेंज, यस, तो इसी वजह से जब मैंने ये हमारे पास ये डाटा आ अच्छा, गया। आपका जो रिसर्च का जो मेन नीश थी वो यही थी? जी जी जी, मेरी रिसर्च की नीश ये थी कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे फैलता है, क्या होता है, उसमें एंटीबायोटिक यूज़ का क्या रोल है, और एंटीबायोटिक यूज़ क्यों ज़्यादा होता है पाकिस्तान। तो ये मेरी रिसर्च की नीश थी। ठीक है। अच्छा, आइंदा आने वाले कुछ सालों में अगर मैं देखूं तो आपको क्या लगता है कि क्या-क्या वो स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेने चाहिए इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए? सबसे पहला स्टेप ये है कि जो पाकिस्तान का नेशनल एक्शन प्लान है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जो सभी रोना रो रहे हैं। जी जी जी, वो प्लान बना हुआ बहुत अच्छा है, ऑन पेपर बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन रीसेंट इम्प्लीमेंटेशन असेसमेंट जो हुई है कि कितना नेशनल एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट हुआ है, ओनली 12% ऑफ नेशनल एक्शन प्लान जो कि कंप्लीट हुआ है, और 59% जो नेशनल एक्शन प्लान था उस पर इनिशिएट उसको किया गया, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। अच्छा। तो ओनली 12%। तो सबसे पहले तो नेशनल एक्शन प्लान को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक। उसके बाद जो है अवेयरनेस क्रिएट की जाए लोगों में, कॉमन पब्लिक में, ख़ास तौर पे वेटनरी सेक्टर में, वेटनेरियंस में, उसके बाद फार्मर्स में, वेटनरी ड्रग स्टोर ऑनर्स में, सब में अवेयरनेस हो और उनको प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो। जी मेरे जी ख्याल से गेटवेज हो कि हर किसी को नहीं अलाउ करना चाहिए कि वो एंटीबायोटिक्स का इस चीज़ों का सेल कर सके। जी 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 ठीक हो गया। अच्छा, हमें ये बताएं कि चूंकि लोग, क्योंकि आप बाहर गए हैं और आप स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो हमें ये बताएं बिकॉज पाकिस्तान के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पर जाके पढ़ें और स्कॉलरशिप्स पर जाएं। तो ये बताएं ओपीपी या जो दीगर स्कॉलरशिप्स होते हैं उसकी तैयारी के लिए कौन कौन सी हिकमत अमली का होना ज़रूरी है, जो लोग अगर देख रहे हैं, अगर सुनने वाले, उनके लिए आसान अल्फाज में समझाएं ताकि वो भी इस चीज़ को जाना चाहें तो वो ईजिली जा सकें। सबसे पहले तो ओपीपी इस ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड बेस्ड है, तो ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के लिए, और ये सिर्फ पाकिस्तानी और ब्रिटिश पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। ओके। हर साल ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के अंदर 10 to 15 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए जाते हैं।
तो अगर मैं बात करूं ऑक्सफोर्ड की, तो ऑक्सफोर्ड में सबसे पहले किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एडमिशन चाहिए होता है। तो वो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी के पेज पे दी होती हैं कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप मास्टर्स अप्लाई करने जा रहे हैं, पीएचडी अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वो आप डिपार्टमेंट विजिट करेंगे, उसमें रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं कि ये वाली चीज़ें आपको चाहिए हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, और उन हर टाइप की डॉक्यूमेंट की प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें एक्सप्लेनेशन होती है कौन कौन सी चीज़ें आपने सीवी में लिखनी है, सीवी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, सीवी की हेडिंग्स क्या होनी चाहिए, इवन सैम्पल्स उन्होंने दिए होते हैं। उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होता है, उसका भी पूरा उन्होंने डिटेल बताई होती है कि आपके स्टेटमेंट क्या क्या कवर होना चाहिए। इसी तरह से रेफरेंस लेटर चाहिए होते हैं, मास्टर्स के लिए एसेस चाहिए होते हैं, तो वो सब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद होता है। ठीक है। आपने वो प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाना है, प्रोग्राम की वेबसाइट को प्रॉपरली एनालाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, क्या क्या चाहिए, किस चीज़ में क्या होना चाहिए, फिर आपने एडमिशन एप्लीकेशन देनी है। ओके। उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है, तो एडमिशन के बाद यूनिवर्सिटी आपको खुद रिकमेंड करना शुरू कर देती है कि किस किस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं। कुछ जब आप एप्लीकेशन दे रहे होते हैं तो उस वक्त आपको स्कॉलरशिप एंड फंडिंग की एक अलहदा टैब होती है एप्लीकेशन फॉर्म में भी, तो वहाँ पे भी आपके क्रेडेंशियल के मुताबिक आपको वहीं पता चल जाता है कि मैं किस किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ। तो वहाँ आप सिर्फ टिक मार्क करते हैं और आप ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाते हैं। इसी तरह से ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम जो है, इसके लिए आपको अलहदा एप्लीकेशन चाहिए होती है। तो जब आपका एडमिशन हो जाता है तो ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम एवरी ईयर मार्च एंड अप्रैल में एप्लीकेशंस अनाउंस करता है कि जिन लोगों का एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में हो गया, तो वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उसमें फिर अप्लाई करते हैं। और जब अप्लाई होता है तो अप्लाई में एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो उससे शॉर्ट लिस्ट होते हैं लोग, देन मेरिट इंटरव्यूज़ होते हैं, और इंटरव्यूज़ के बाद मेरिट लिस्ट लगती है। ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के अलावा और भी बहुत सी स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, लेकिन ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कॉलरशिप है फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। अच्छा, ऐसे क्या मिस्टेक है जो आपको लगता है यूजुअली लोग कर जाते हैं while applying for this scholarship? पहली बात ये है कि डर। मुझे लगता है कि लोग कौन अप्लाई करेगा, होंगे ही सेलेक्ट ही नहीं होंगे, कौन अप्लाई करेगा, और ये भी लगता है कि हमारे बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा करते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोगों को जब ऑक्सफोर्ड का नाम आता है तो वैसे ही मोटिवेशन लूज हो जाती है, घबरा जाते हैं कि मैं कहाँ ऑक्सफोर्ड जा सकता हूँ, ऑक्सफोर्ड तो फिर जस्ट एलीट यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे तो सिर्फ बीकन हाउस, एचिसन या LGS KGS के बच्चे जा सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी तो इसी चीज़ से डर जाते हैं। सबसे पहले तो डर ख़त्म करना है, डरना नहीं है आपने। और ये ऑक्सफोर्ड बिल्कुल बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह एक यूनिवर्सिटी है। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर बना के अप्लाई करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको एडमिशन ना मिले या स्कॉलरशिप ना मिले। मसला मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में है कि लोग उसको प्रॉपरली देखते नहीं हैं, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, बाद में पता चलती हैं कि क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो मतलब द फर्स्ट स्टेप जो है वो घबराना नहीं है। सेकंड जो है वो ये है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी करना। थर्ड स्टेप ये है कि प्रॉपरली अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप एक सब्जेक्ट में अप्लाई ना करें, मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा, ओके, ठीक है। मल्टीपल, हाँ, एक दो सब्जेक्ट्स में जो आपके रेलिवेंट फील्ड्स के हैं उनमें अप्लाई कर लें, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो। ठीक हो गया। अच्छा, हमें बताएं कि आपका वैसे प्लान है वापस पाकिस्तान आने का या नहीं? जी, मेरा बिल्कुल प्लान है पाकिस्तान वापस आने का। ठीक है, और पाकिस्तान अगर आप वापस आते हैं तो किस तरह से आप चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन, ये सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान को हेल्प कर सके? जी, मैं चाहता हूँ कि हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मैं काम करूं और पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करूं, और जो इसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हों, और हम हेल्थ स्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करें जैसे कि बाकी रेस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ का है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि जो हमें देख रहे हैं, स्पेशली यंग लोग, स्पेशली जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहें? सबसे पहले मेरा मैसेज यही है कि आप डरे नहीं किसी भी चीज़ से। जो भी इंसान का दिमाग सोच सकता है, मैं अक्सर कहता हूँ कि वो हो सकता है। ऐसा ही है, क्योंकि अल्लाह आपके माइंड में वो थॉट डालते ही नहीं है जब तक अगर वो पॉसिबल ना हो। तो
बस बिलीव करें अपने ऊपर और बिलीव के साथ प्रॉपर प्रोसेस से कोई भी काम करते हैं प्रॉपर प्रोसेस से करें, तो मैं नहीं समझता कि वो मुमकिन ना हो। ज़बरदस्त, यानी इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। बहुत शुक्रिया जाबिर, आपसे हमने आज बहुत कुछ सीखा एंड आई एम श्योर जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी लाइफ के अंदर से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो कम करें। बाकी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात करेंगे, तब तक भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।